Welcome back students to the next class, that is the 6th class of the paper of business laws covering the Indian Contract Act। आशा करता हूँ आज दिन तक आपको जो भी अभी तक मैंने कवर कराया है इन चैप्टर नंबर 1 आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट रिविजन इज द की टू सक्सेस। आप मेरे वीडियोस को अलग से बार बार वापस चला के जहां नहीं समझ में आया है वहां से वापस देखिए, समझ में आ गया है तो वेरी गुड, बट रिवाइज कीजिए और अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए और नोट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन में यदि कहीं कुछ गड़बड़ रह गई है या अपन उसे इंप्रूव कर सकते हैं तो अपन उसके लिए मेहनत करते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि आंसर कंसेप्ट तो सभी को समझ में आ जाता है, जो मेहनत करेगा कंसेप्ट तो सभी को समझ में आ जाएगा। इट इज योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन विच इज गोइंग टू फेच यू द मार्क्स। याद रखिएगा, इट इज द वे यू प्रेजेंट योर एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। कैसे प्रेजेंट करेंगे? यदि आप एक आंसर को पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं और यदि कोई दूसरा स्टूडेंट उसी आंसर को पॉइंट वाइज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, बुलेटेड पॉइंट्स या फिर सीरियल नंबर 1 2 3 4, और यदि तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के कारण कौन सा स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। नंबर 1। नंबर 2, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो कोशिश कीजिएगा बुलेट फॉर्म में पॉइंटेड वे में अपने आंसर्स की एक पहले समरी देने का। नंबर 2, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में फीडबैक आया है, क्वेश्चन आया है कि सर आपने जैसे कल डेफिनेशंस कराई तो क्या हमें उनके सेक्शंस भी याद करने की जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इतना सा समझिए बेटा, आप कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब सेक्शंस नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? सेक्शंस देखिए, जब आप देखेंगे कि ICAI अपनी एग्जामिनेशन कॉपीज किस तरीके से चेक करता है तो उसमें बाकायदा कुछ मार्क्स आपके रेलेवेंट सेक्शन नंबर के होते हैं, कुछ मार्क्स आपके जो मैटर लिखा है आपने उसके होते हैं, और कुछ मार्क्स आपने उसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसके होते हैं, कुछ मार्क्स आपने जो उसे प्रेजेंट किया है, द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर आंसर। तो इस तरीके से सेक्शंस नंबर भी याद रखना और मेंशन करना उतना ही जरूरी है। तो कल इन द लास्ट क्लास हमने ये देखा था, हमने अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस देखनी चालू की थी। हमने देखा था कि क्या एक ऑफर को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या नाम दिया गया है? प्रपोजल। एक ऑफर या प्रपोजल की क्या डेफिनेशंस होती है, क्या डेफिनेशन होती है? एक एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस हैव बीन डिफाइंड इन द वेरी सेम डेफिनेशन, हमने वो भी कवर किया था। फिर हमने विटामिन एम को भी कवर किया था। विटामिन एम, मनी और मनी इक्वलेंट। उसके बाद में हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन कवर की थी, जहां मैंने आपको क्या बताया था? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, और इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन एज वेल। It can be past, consideration can be past consideration, consideration can be present consideration, consideration can be future consideration, और तीनों ही past, present और future में it can be, देखा था ना, offer can be positive offer to do something and negative offer not to do something। तो past में consideration में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रेजेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और फ्यूचर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों बातें तीनों ही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कवर करी गई थी। रिवाइज कीजिएगा, वापस बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको परमानेंट मेमोरी में मेमोराइज हो जाए। आइए आज हम चालू करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
देखिए बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन उनको यदि हम कैटेगराइजेशन बना के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 3 तरीके के कैटेगराइजेशन हमने करने की कोशिश की है। कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी, वो कितने वैलिड हैं, क्या वो पूरी तरीके से वैलिड हैं, क्या वो पूरी तरीके से गलत हैं, क्या वो इलीगल हैं, क्या वो लॉ में एनफोर्सेबल हैं या नहीं है। ये हम जब पॉइंट्स कवर करेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये 6 तरीके के पॉइंट्स जो हैं that I would be covering on the basis of validity, contracts divided on the basis of their validity, वो कितने valid हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 1 और 2 कराने के बाद में सीधा पहले पार्ट नंबर 4 कराऊंगा, क्योंकि हमें पॉइंट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 दैट इज पार्ट नंबर 4 को कंपेयर आपस में करना जरूरी है। देन अगेन आई विल कम टू योर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आपको पहले से बता दे रहा हूं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन इज कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि वो किस तरीके से बनते हैं। क्या वो ओरली या राइटिंग में बनाए जाते हैं, यूजिंग द वर्ड्स एक्सप्रेसली बनाए जाते हैं, क्या बिना कोई वर्ड्स यूज किए बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कैटेगराइजेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे बनते हैं ये देखेंगे। और लास्ट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन की कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरीके से, तीसरे तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि क्या दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, या फिर किसी भी एक या दोनों पार्टी को अभी भी अपने ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने बाकी है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, executed contract, executory contract, unilateral and bilateral contracts are just the parts of executory contract देखेंगे। आइए आज हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए पूरा करने की कोशिश करते हैं, wherein the contracts type of contracts which are categorized on the basis of their validity। तो इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट चालू करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल ही पढ़ा है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आइए वापस एक बार देखते हैं। एन एग्रीमेंट which has all the essential elements of a contract is called a valid contract। कितने essential elements बताए थे भैया मैंने आपको 11 essential elements of a valid contract बताए थे, जिनमें से कुछ तो कवर हो रहे थे अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा है सेक्शन 10? Contract is an agreement which is enforceable by law या legally enforceable। तो इनमें से आधे तो यहाँ पर कवर हो जा रहे थे और बाकी के आधे जो यहाँ नहीं कवर हो रहे थे उन्हें मैंने आपको अलग से बता दिया था। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एन एग्रीमेंट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये पूरे 11 के 11 पॉइंट्स जिसमें कवर हो जाते हैं, those are known as the valid contracts। और जब उसमें एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के सारे गुण मौजूद हैं, तो क्या दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। जब इसमें सब कुछ है एनफोर्स होने के लिए, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बात समझ में आई? वैलिड नाम से ही देख लो यार, याद रख, घोटने की और मगअप करने की जरूरत नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि हर तरीके से वैलिड हो। सो एग्रीमेंट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2,
ये बाकायदा कोर्ट में जाके एनफोर्स कराया जा सकता है यदि एक्स और वाई के बीच में कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वाई ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने से मना कर दिया है, तो बाकायदा एक्स उसे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करा सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल सही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब हम सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ते हैं, विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज जे। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस बला का नाम है। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law and it doesn't have any legal effect and cannot be enforced in the court of law। आइए समझते हैं। void contract जिस समय बनते हैं, जिस समय फॉर्म होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, उस समय तो बिल्कुल सही होते हैं, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घट जाती है बेटा जिसके कारण वो दे सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि उनमें से वापस ये जो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब एक बार तो वो पूरी स्टेज पार कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि दे सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि उन्हें अब कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ, पहले तो एक बार वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके होते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना होती है कि उन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, यानी कि इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आएगा। डॉक्टर महेंद्र नाम के एक आदमी थे जिन्होंने, जो एक लेक्चरर थे, ही एग्रीज विद द पब्लिशर टू राइट अ बुक। डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर साहब और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि डॉक्टर महेंद्र तो इन्हें एक बुक लिख कर देंगे और पब्लिशर उसके बदले में उन्हें रॉयल्टी या फिर 10 लाख रुपए या कुछ भी वापस, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, यानी कि कुछ न कुछ कंसिडरेशन देंगे। ठीक है। सो डॉक्टर महेंद्र एग्रीज विद द पब्लिशर टू राइट अ बुक। आफ्टर फ्यू डेज, अभी तक एग्रीमेंट हुआ है कि ये इनके लिए बुक लिखेंगे और पब्लिशर हैं वो इन्हें बदले में कुछ पैसे देंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, अभी तक काम करना बाकी है, डॉक्टर महेंद्र डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक। पार्टी जो होती है वो हार्ट अटैक के कारण मर जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट जब बन तो गया था तो पूरी की तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट अब बीच में कुछ ऐसी घटना हो गई, डॉक्टर महेंद्र साहब की डेथ हो गई, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब पब्लिशर कोर्ट में क्या ये कह के जाएगा कि नहीं नहीं, मरे हुए डॉक्टर महेंद्र से काम कराइए, मुझे मेरी बुक लाके दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अरोज फ्रॉम द डेथ ऑफ डॉक्टर महेंद्र। देखिए, मैं यहां पर आपको एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूं। यदि कॉन्ट्रैक्ट दो नेचर का हो सकता है, एक जिसमें विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल्स ऑफ एनी पार्टी, और दूसरा है जिसमें कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। पर्सनल स्किल्स का मतलब हो गया
यदि कोई पेंटर है आपने उससे पेंटिंग कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यदि कोई राइटर है आपने उससे राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट, बुक लिखवाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यदि कोई सिंगर है तो आपने उससे एक कंसर्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे कि एक्स वाई को अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है, तो इसमें कोई तरीके की पेंटिंग, सिंगिंग, कोई तरीके की पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। अब एक्स और वाई के बीच में यदि नॉन पर्सनल स्किल्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वाई ने इधर पैसे भी दे दिए हैं और एक्स ने बोला ठीक है अगले महीने की इतनी तारीख को मैं आपके नाम ये जमीन कर दूंगा, उससे पहले ही एक्स की डेथ हो जाती है, तो अब वाई कैन स्टिल एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। कैसे? इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना बेटा, जो कि इनके बच्चे हैं जिनके नाम वो जमीन होगी, वाई उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं वो ऐसे समय में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाकी है। जबकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हैं वहां पर जैसे ही आदमी की खुद की डेथ होती है, जिसके पास में वो आर्ट था सिंगिंग का, पेंटिंग का वगैरह वगैरह, आप उस आदमी की डेथ पे उसके बच्चों को नहीं बोल सकते आपके फादर साहब ने हमारे लिए एक पेंटिंग करने का वादा किया था, तो अब वो पेंटिंग आप हमारे उनके बिहाफ पे हमें बना के दीजिए, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है पेंटर के बेटे में भी वही पेंटिंग की क्वालिटीज हो। तो बनाना तो घोड़ा होगा, बना देगा गधा। इस वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा कि नहीं ये आपको फर्दर जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में तब हम देखेंगे कि आपको फर्दर एक सब कैटेगराइजेशन करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और नॉन पर्सनल स्किल्स। पर बेसिक अभी के लिए मोटी मोटी ये बात याद रख लीजिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनाया तब तो पूरी तरीके से सही होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि अब उससे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। एक बंदा एक्स जोधपुर में बैठा था, दूसरा जेड जयपुर में बैठा था। जेड के पास में एक होंडा एक्टिवा थी, गाड़ी होती ना टू व्हीलर, होंडा एक्टिवा वो थी। एक्स ने जेड को बोला क्या आप अपनी होंडा एक्टिवा मुझे 20,000 रुपीज में बेचेंगे? जेड ने कहा ठीक है बेचूंगा। दोनों के बीच में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये डिसाइड हुआ अगले महीने की 15 तारीख को जेड उस होंडा एक्टिवा को एक ट्रक में बिठा के चढ़ा के और जोधपुर के लिए रवाना कर देगा और उसी 15 तारीख को ये 20,000 रुपए इन्हें दे देंगे। अब भैया 15 तारीख को जैसे ही वो चढ़ाई, जिस ट्रक को के अंदर चढ़ाई, उस ट्रक का रास्ते में भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया और होंडा एक्टिवा ऐसी बिखर गई कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रह गया है। तो अब बात समझिए कि जब बनाया था तब तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि this ceases to be enforceable by law due to impossibility of performance। अब वो होंडा एक्टिवा बिखर चुकी है इतनी बुरी तरीके से कि आप उसे सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट बार समझा रहा हूं वापस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिस समय बनाए जाते हैं उस समय तो पूरे तरीके से सही होते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। लास्ट एग्जांपल और देखो, राम और श्याम ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया, उस समय भारत सरकार ने अफीम की खेती पे बैन नहीं लगा रखा था, तो राम और श्याम ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि राम श्याम को अपने खेत में 10 किलो अफीम उगाकर देगा। सडनली देने से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि भारत सरकार ने अफीम की खेती पे हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम 1950 की बात कर रहे हैं जहां पर अफीम की खेती पे कोई रोक नहीं थी।
लेकिन इसी बीच 1950 में भारत सरकार एक नोटिफिकेशन लेके आई कि इमीडिएट इफेक्ट से अफीम की खेती करना और उसमें डील करना अब से गलत माना जाएगा। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय तो बाकायदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सो इट हैज बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंपेल नहीं कर सकती कि आप मुझे अफीम की खेती करके दीजिए ही दीजिए। बात अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स समझ में आए बेटा? तो अभी तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिया है। मैंने आपको कहा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैं सीधा आपको 4th नंबर पॉइंट वॉइड अग्रीमेंट में ले जाऊंगा। देखिए, वैलिड का मतलब तो होता है जो हर तरीके से सही हो, वॉइड का मतलब होता है जो गलत हो या जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सके, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वर्ड वॉइड का मतलब क्या लेना है? गलत या फिर जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सके। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस समय तक तो कॉन्ट्रैक्ट सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो वॉइड बन गया, अब उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। अब ये देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट क्या है और वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। आइए हम सीधा देखते हैं। सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड यानी शुरुआत से, वॉइड मतलब गलत, और एग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्स ही नहीं कराया जा सके, सच आर नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट्स टू द पार्टीज ऑफ इट। देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है, यानी कि उसमें लीगल एनफोर्सिएबिलिटी के सारे पॉइंट्स होते हैं। ये अलग बात है कि बाद में वो एनफोर्सिएबल नहीं रहता है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाता है, वो एक बार भी नहीं पहुंच पाता है, तो ये वाला एलिमेंट तो उसमें मिसिंग ही होता है। यानी मैं क्या बोल लूं, सेक्शन 10 या फिर एनफोर्सिबिलिटी के एलिमेंट्स उसमें मिसिंग होंगे या नहीं होंगे? यस। दोनों में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क समझ में आ रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो नाम में ही वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन बाद में एनफोर्सिबल नहीं रहता है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने की दहलीज पे पहुंचता ही नहीं है। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ केवल यहीं तक रह जाता है, उसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सिबल या गलत। So an agreement not enforceable by law is void agreement. Such agreements does not confer any rights to the parties of it. और चूंकि ये एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं तो ये शुरुआत से ही गलत होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि ये तो एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, ये शुरुआत से ही गलत होते हैं। दे आर वॉइड सिंस वेरी बिगिनिंग। इसे लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? वॉइड एब इनिशियो। अब ये लैटिन लैंग्वेज को याद कैसे रखना है? वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो मीन्स इनिशियल से ही, शुरुआत से ही। बात समझ में आ गई? और एब इनिशियो को याद कैसे रखोगे? अपने अल्फाबेट्स कहाँ से, अपने कैरेक्टर्स कहाँ से चालू हो रहे हैं? ए बी सी डी इस तरीके से चालू होते हैं। सो ए बी से चालू हो रहे हैं। याद रखने का तरीका समझ में आ गया? वॉइड एब इनिशियो, वॉइड सिंस बिगनिंग कभी भी एनफोर्स कराने लायक होते ही नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आशा करता हूं आपको फर्क समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ के और दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं और डिटेल्स में। सच एग्रीमेंट्स लैक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट. It does not create any legal obligation
and cannot be enforced by law. Elements of section 10 of contract are missing or such agreements are specifically declared as void agreements in law. या तो इनमें essential elements के की क्या मिसिंग मिलेगा आपको, और या फिर लॉ में इसके अलावा भी कहीं ना कहीं खुद ने लिख दिया होगा कि ऐसे एग्रीमेंट्स, इस तरीके के एग्रीमेंट्स बनाओगे, लिस्ट कर दिया होगा कि इस तरीके के एग्रीमेंट्स बनाओगे तो वो हम void agreements मानेंगे, void ab initio मानेंगे, void since beginning मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा था, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज parties must be competent to contract. Yes, parties must be competent to enter into a contract. यानी कि वो मेजर एजेड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए. Yes, ये एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने कल की क्लास, पहले की क्लास में. सो पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो यदि आप एक माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो शुरुआत से ही गलत होगा. इट वुड बी void ab initio और आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा पाएंगे. बात आई समझ में? कुछ एग्जांपल्स देखिए. एग्रीमेंट्स बाय void एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट्स बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाना, agreements the terms of which are uncertain. yes, certainty का बोध हो ही नहीं रहा है. या तो 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए दूंगा, या तेल कौन सा देना है. कल एग्जांपल देखा था, तेल वाले वेंडर के पास में जाके बोलते हैं 100 किलो तेल दे देना. अरे वो यदि मूंगफली का तेल में ही डील कर रहा होता तब तो अपने आप सर्टेनिटी आ जाती, लेकिन वो 4 अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स तेल्स में डील कर रहा है तो कैसे पता पड़ेगा. आ गया ना अनसर्टेनिटी का एलिमेंट. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट्स दो अलग अलग चीजें हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. एक बार तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट्स शुरुआत से ही गलत होते हैं. आइए वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिटेल में डिफरेंसेस देखते हैं कि यदि लिखना हुआ तो हम किस तरीके से लिखेंगे. void agreement, an agreement not enforceable by law. Contract is equals to agreement which is legally enforceable. तो जो यहीं तक आके रुक जाता है, यहां तक पहुंचता ही नहीं है, वो तो हो जाता है void agreement. जबकि void contract, a contract which ceases to be enforceable by law. ये कॉन्ट्रैक्ट तक एक बार तो पहुंच जाता है, लेकिन ये पूरा पहुंच जाता है, लेकिन बाद में ये वाला एलिमेंट किन्हीं कारणों से मिसिंग होने लग जाता है, तो फिर अब इसे भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है. पहला पॉइंट समझ में आ गया. लेट्स गो विद द सेकंड पॉइंट. इट इज void ab initio. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. यानी कि ये void since beginning होता है, जबकि इट इज void subsequently not initially. शुरुआत से गलत नहीं होता है, लेकिन बाद में subsequently कुछ ऐसा हो जाता है that it becomes void subsequently. बाद में किसी इवेंट के होने के कारण, चाहे होंडा एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया हो या लॉ में अफीम की खेती को मना कर दिया गया हो, कोई भी ऐसा कारण हो, like due to change in law or change in circumstances, तो फिर it becomes void subsequently. void मतलब not enforceable subsequently. ये शुरुआत से ही गड़बड़, ये बाद में गड़बड़. और तीसरा, it is without any legal effect and cannot be enforced. ये भी it is also without any legal effect and cannot be enforced. end result का बेटा दोनों का एक ही हश्र होता है. बात आई समझ में? तो हमने 3 चीजें कर ली है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 void कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 void agreement. ये 3 के बीच में ये तीनों चीजें आपको बेसिकली समझ में आ गई. ध्यान रखिएगा,
मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी मैं आपको डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूं, एक तो उसे रिवाइज कीजिएगा, कम कम करा रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से रिवाइज करा सके। नंबर 2, रिवीजन करेंगे घर पे, बार बार वीडियोस चला चला के रिवाइंड करके देखेंगे। नंबर 2, छोटे छोटे हैंडमेड नोट्स बनाएंगे ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आपको भी पता पड़ेगा, और उन नोट्स की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मुझे भी पता पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नंबर 3, कि आपको सेक्शंस याद रखने जरूरी हैं। नंबर 4, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जब आप नोट्स लिखेंगे तब हम उनमें कमी पेशी निकालेंगे। बेटा हम यहाँ बैठे क्यों हैं, हम आप एग्जाम क्रैक करें, आप इसीलिए तो हम लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। और जो हॉलिस्टिकली एकदम मन लगाकर मेहनत करेगा उसके तो चांसेस होंगे एग्जाम क्रैक करने के, ठीक है। तो आप सभी को मन लगाकर पूरी तरीके से मेहनत करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको एक टाइम डेजिग्नेट कर दिया गया है जिसके बीच में आपको फोन करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लॉ का नियम है, 2 नियम, कभी भी घोटना नहीं, समझने की कोशिश करना फिर याद रखने की कोशिश करना। बिना समझे याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो लंबी समय तक मेमोरी में टिकेगा नहीं, वॉश हो जाएगा। दूसरा, ब्रेक कर करके पढ़ेंगे चीजों को। और तीसरा, लिख लिख के डेफिनेशंस को याद करेंगे, जितना लिखोगे उतना याद होगा। केवल पढ़ के याद करने की कोशिश करेंगे, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे। बार बार लिखो एक डेफिनेशन को, समझने की कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना निखार आएगा। बार बार लिखेंगे तभी वो चीज समझ में आएगी परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए। और केवल पलंग पे लेट के और आपने केवल बुक उठा के या नोट्स उठा के पढ़ने लग गए या वीडियो देखने लग गए और उसे लिखने साथ साथ में लिखना चालू नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। कल हम आगे का पार्ट देखेंगे और कोशिश करेंगे उसे वहीं पर समझने की और आगे याद रखने की। थैंक यू गाइस फॉर टुडे। लॉकडाउन में ज्यादा बाहर मत निकलिएगा जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं हो, और प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and your families. Thank you so much.